ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने और आप पूल में जवाब देंगे। रीड स्टेटमेंट्स ANR। जैसा कि मैंने कहा सबसे ज्यादा लेंदी, आज तक का सबसे ज्यादा लेंदी पेपर है ये EVS का, है ना। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, शायद 8-10 दिन बाद। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, अब टाइम जो है यही रहेगा, 7 से 8 के टाइम में मिलेंगे। आज थोड़े से लेट हैं, है ना। और समझते हैं, नहीं केवल CDP CTET के लिए नहीं मिलेगा, बाकी एग्जाम्स के लिए मिल जाएगा। तो CTET में 1000 रुपये का तो बैच ही है, उसमें सब कुछ ही मिल जाएगा आपको, तो वही ले लीजिए। देखिएगा एक बार, तो अगर हम देखें कथन A और R को ध्यान से पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। A क्या है भाई, सिल्क वॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म जिसको हम कह रहे हैं, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये कहानी जब हम NCERT पढ़ते थे तो मैंने आपको बहुत बार बताई है। वो जो सन्नी देओल की कोई मूवी थी ना, अभी मैं आजकल रील्स का जमाना है तो मैं रील भी देख रही थी, कोई तो मेरे सामने आ रहा था, है ना, कि तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वो वैसी सी ही बात है सिल्क वॉर्म की, कि जो सिल्क वॉर्म होता है रेशम का कीड़ा, वो अपनी फीमेल वॉर्म को या अपनी पार्टनर को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर से पहचान लेता है ना। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ठीक है जी। तो कहीं से तो लेके आए हैं, UAE से कोई स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम लेकर के आए हैं, है ना। रेशम के कीड़े के पास एक, अब ये परफ्यूम नहीं होता है, अभी पता लगेगा क्या चक्कर है। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये बात एकदम सत्य घटना पे ही आधारित है, यानी ट्रू है। बात सही है ना। हाँ, अजय फिल्म, चलिए सब पता है आपको। देखिए फॉग है कोई कह रहा है, चलो आ जाओ इधर। फिर आते हैं, इसका रीजन क्या दिया है, सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलीज फेरोमोन्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर मेल्स बाय स्मेल। यानी कुछ मादा कीड़े जो होते हैं वो फेरोमोन्स या फेरीमोन्स हिंदी में कहें तो छोड़ते हैं, जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। यानी फेरोमोन्स क्या है, ये फेरोमोन्स या फेरीमोन्स एक तरह का हार्मोन है, एक तरह का केमिकल सिक्रेशन कह लीजिए आप, जो रिलीज होता है, जिसके माध्यम से जो मेल वॉर्म है, जो सिल्क वॉर्म है, उसकी वजह से उसकी गंध से पहचान लेता है कि किधर हैं आप, आपको ढूंढते हुए वो आ जाएगा। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। तो ये है, ये बात एकदम सही है। और इवन मेल्स और फीमेल्स में भी कई सारी प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन या एक गंध की वजह से जो मेल और फीमेल पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या यहां तक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर, दोनों बातें ठीक है। A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट। नहीं 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 भाई, दोनों सही हैं, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R एक्सप्लेन्स A। भाई जो R है ये अब एक ही सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कथन और कारण के। तो कथन भी सही है कि जो सिल्क वॉर्म है वो खुशबू से, गंध से अपनी फीमेल की, मादा वॉर्म की, रेशम के कीड़े की पहचान लेता है दूर से कई किलोमीटर से। और इसका जो रीजन है वो ये है कि फेरोमोन्स होता है फीमेल वॉर्म में, जिसकी वजह से, उस गंध की वजह से मेल वॉर्म उस तक पहुंच पाता है ना। वो क्या नाम है, सन्नी देओल वाली जो बात है ना, वो एकदम सही है इनके केस में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। तो GPS सिस्टम इनका अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल। यानी निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स कौन से हैं जहां पे बच्चा जो है सेंटर में है, ठीक है ना। आप तो बस बोलते हो डेली क्लास होगी बट खुद गायब रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते हो हम लोग पे। ऐसा नहीं है अनुष्का, बैच में भी मेरी क्लास लास्ट वीक 2 ही दिन हो पाई है, हालांकि हम बैच में बहुत स्पीड से चल रहे थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक वीक का तबीयत खराब हुई तो क्या कर सकते हैं। अभी तो ब्लड टेस्ट का निशान भी नहीं गया है भाई, है ना। आयरन और हीमोग्लोबिन दोनों कम है, तो थोड़ा सा सीरियस समस्या हो गई थी। बाकी पक्की बात है, अब मई और जून 2 महीने हैं, 2 महीने मैं आपके साथ लगी हुई रहूंगी और आप मेरे साथ। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 1 महीना तो कम से कम हो सकता है, उसके बाद सैटरडे ही, मतलब संडे ही ऑफ रखें, तो वो वाली टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल सीरियसली आपके साथ लगूंगी। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें क्लास में, ताकि आप मेरा उत्साह बढ़ाएं और मैं आपका। चलिए फटाफट से समझते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे 45% लोग, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। और पिछले कुछ टाइम में हुआ है ऐसा कि मैं यूट्यूब पे थोड़ी रेगुलर हुई हूँ, मैं समझती हूँ वो चीज़। और बहुत साल हो गए यार, 8 साल हो गए, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखना एक बार, 44% लोग कह रहे हैं कि आंसर क्या है, 3rd ऑप्शन।
चलिए देखेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे, देखो 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, सिंपल बात है भाई, हमें ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिन को रात कहे तो हम तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, कौन? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। हम अपनी मर्जी से तो यहाँ एक 5वां आंसर नहीं बना सकते कि ये 5th ऑप्शन है और हम अपनी मर्जी से ABCD लिख दें यहाँ पे, है ना, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। इन्हीं 4 में से कोई जवाब होगा। ठीक, तो अगर हम देखें 2 ही ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, तो लेक्चर मेथड को हटा देंगे, क्योंकि लेक्चर मेथड प्राइमरी लेवल पे, 1st to 5th लेवल पे जो ये लेक्चर मेथड है, जैसे मैं अभी डिस्कशन करके बहुत सारी बात कर रही हूँ, या लेक्चर मतलब 1 वे हो जाता है एकदम, चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं, सबसे पुरानी विधि है। व्याख्यान विधि बहुत बोरिंग हो जाती है और बड़ी क्लासेस के लिए, ज्यादा लोगों को एक साथ बिठा करके समझाने के लिए ठीक रहती है, जबकि प्राइमरी लेवल पे 1:40 होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेक्चर मेथड को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहता, टीचर सेंटर्ड विधि है ये, चाइल्ड सेंटर्ड है ही नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, सर्वे हुआ, इन सब में फिर भी बच्चा एक्टिव रहता है, हालांकि डिमॉन्स्ट्रेशन में भी टीचर ज्यादा एक्टिव है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेशन के, देखो डिस्कशन तो पक्की बात है, बच्चों को चर्चा में तो शामिल करो। इवन आप खाने का टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बच्चे से पूछो आपके घर में क्या खाना बना था, अच्छा आज टिफिन में क्या लाए हो, अच्छा छुट्टियों में घूमने कहाँ गए थे, तो चर्चा होगी। ठीक, सर्वे या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन। अब ए तो पक्का है कि ए तो होगा ही होगा, तो ए कहाँ है? ए ऑप्शन में है 2nd और 3rd में, तो ये तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। जहां ए है ही नहीं ऑप्शन में, उसको हटा लिया, क्योंकि ए तो निश्चित है, बाकी किसी का हमें पता नहीं, बट ए तो 100% आएगा और सी आएगा नहीं, तो जहां जहां सी है उसको हटा दिया। 1st और 4th में सी था। अब बचता क्या है? अब हमें चूज करना पड़ेगा, ए के साथ डी है और ए के साथ बी है। ठीक, तो ए के साथ बी या फिर ए के साथ डी। अगर हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि की, तो जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि की बात करेंगे तो हमें एक चीज यहां पे समझनी पड़ेगी कि एक तो ये साइंस के क्वेश्चंस को या साइंस के टॉपिक्स को समझाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन विधि, और इसमें बच्चा कंपैरेटिवली कम एक्टिव है जितना कि वो सर्वे में या डिस्कशन में एक्टिव है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड की तरफ चला जाता है, पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड नहीं कहते इसको। और दूसरा, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जो प्राइमरी में उतने प्रिवेलेंट नहीं होते, उनके लिए ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो सर्वे में यह है कि बच्चा 4 लोगों से सवाल पूछेगा, घर पे जाके पूछेगा, अच्छा दादी आपके समय पे क्या चलता था, कौन से सिक्के चलते थे। तो ए और डी जो है वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि आप में से 44% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है आंसर आपका 3rd होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ए और बी नहीं हो सकते सही। तो यहाँ पे हम डिस्कशन और सर्वे के साथ जा रहे हैं कि आप बच्चे को 4 सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो सर्वे ही है ना। ठीक है ना, ये ऑफिशियल आंसर भी है ये आपका। तो 2nd ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाक से देखिएगा और फिर समझिएगा। देखिएगा एक बार, हम माए आ रहे हैं फोन, फटाफट से। चलिए खैर, फटाफट से जवाब देंगे आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 71% लोग, 71% लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन 1 ही सही है। देखना एक बार, जो कि सही भी है, 81% लोग भी कह रहे हैं अब तो 80%। यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजीज। पीयर लर्निंग समझते हैं आप, यानी एक दूसरे के साथ छात्र सहपाठी शिक्षण। यानी हिमांशी की दोस्त है पूजा या मान लेते हैं कोई और नाम बता दो यार, प्रतिष्ठा, है ना। तो हम 3 दोस्त हैं, हम आपस में सीखते हैं एक दूसरे से। वो मुझे एक चैप्टर पढ़ा देती है, मैं उससे एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, और मैं उसको 2 चैप्टर पढ़ा देती हूँ, इस तरह से चलता रहता है। ठीक, तो ये है पीयर लर्निंग। ठीक है, विच स्ट्रेटेजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप्स। आपको ग्रुप बनाना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे समूह में सिखाने के लिए, ग्रुप में सिखाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर होगी। तो पहला ऑप्शन है मेक अ हेट्रोजेनस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। यानी भागीदारी और सहयोग के आधार पे कि बच्चे इन्वॉल्व भी हों, पार्टिसिपेट भी करें उस ग्रुप में और सहयोग करें, यानी इन्वॉल्व भी हों और कोऑपरेट भी करें, हेल्प भी करें एक दूसरे की। और कैसा ग्रुप होना चाहिए, हेट्रोजेनस। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है पेडागोजी में या ओवरऑल सीडीपी में भी, कि कैसा आपको समूह बनाना है, विषम समूह। जब भी समूह बनाने की जरूरत पड़े, ग्रुपिंग की जरूरत पड़े, तो 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। तो जब भी ग्रुपिंग की बात हो रही है या ग्रुप्स बनाने की बात हो रही है, तो सिंपल बात है कि आपको होमोजीनियस नहीं, यानी समान क्षमताओं का ग्रुप नहीं, होमो का मतलब ही होता है सेम, है ना,
हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी, यानी सेम सेक्स में इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन। लेकिन होमो का यहाँ पे जो है ग्रुप हमें होमोजीनियस नहीं बनाना है जिसमें सारे सेम क्षमताओं के बच्चे हों। यानी मेरा मैथ्स अच्छा है तो बाकी सबका भी मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं, तो भाई अगर मुझे एसएसटी सीखनी होगी तो मैं किससे सीखूं? होमोजीनियस मतलब सब एक ही क्षमता के बच्चे हैं, जबकि हमको अलग अलग क्षमता के बच्चे चाहिए कि अगर मेरा मैथ्स खराब है तो वो मुझे मैथ्स सिखा दे मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड जो है, और मैं उसको विषम समूह में क्या होगा, अलग अलग क्षमता के बच्चे होंगे, कोई स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, तो सब एक दूसरे से सीख पाएंगे। जबकि सेम एबिलिटी वाले ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग हो जाएगी, ये कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, तो ये एकदम राइट चॉइस है यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूं किसकी, ये जो आपका सेम एबिलिटी वाले ग्रुप्स को नहीं बनाना है, हेट्रोजेनस या मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, मिक्स्ड एबिलिटी, यानी मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे हों, अलग अलग क्षमताओं के बच्चे हों, है ना, सेम एबिलिटी के नहीं। अगर सब सेम एबिलिटी के बच्चे होंगे तो कुछ नया सीख नहीं पाएंगे एक दूसरे से, तो ग्रुप्स हमेशा हेट्रोजेनस बनाने हैं, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है। ये बात सही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ सेम जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सेम एबिलिटी ग्रुपिंग हो गई कि जिनकी इनकम सेम है उनको एक साथ डाल दीजिए। जो बच्चे जो है सेम जेंडर के हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियों का ग्रुप, लड़के हैं तो लड़कों का ग्रुप, लड़कियां हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट भी इवन हमारा ऐसे होता है कि लड़के हैं तो एक साइड, लड़कियां हैं तो एक साइड, जो कि एकदम खराब तरीका है ना। और मेक अ रोल नंबर वाइज ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा हमें कैसे पता चलेगा कि वो मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे हैं कि नहीं है। मेक अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, के 90% वाले बच्चों को ए सेक्शन में डाल दिया, बाकी को इसमें डाल दिया, डी में डाल दिया, तो ये होमोजीनियस ग्रुपिंग है, एकदम सही तरीका नहीं है। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही तरीका है, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग, सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। पोचमपल्ली पर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है भाई। 15 नंबर की पेडागोजी आएगी इसमें, 15 नंबर का एनसीईआरटी से जो है आपकी समरी आती है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो हुआ, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ 2-3 साल के प्रीवियस ईयर कर लेने हैं, या फिर आप बैच में हैं तो बात सही है। तबियत अब बहुत बेहतर है शेखर, है ना। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4, नोट्स चाहिए, नोट्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, अलग अलग तरह के प्रीवियस ईयर, क्या कहते हैं हम उसको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब आपको बैच में मिल जाएंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्राइट कलर्ड साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वीव विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। इट इज अ पार्ट ऑफ पोचमपल्ली, खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, इस बुनाई को भी के लिए विख्यात है, जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो पोचमपल्ली जगह है वो कहाँ है, फटाफट से बताना है। महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, या कर्नाटका में है? और अगर मैं यहाँ कर्नाटका हटा के आंध्र प्रदेश लिख दूं तब आप क्या चूज करेंगे, ये बता दीजिए। अगर मैं यहाँ कर्नाटका हटा के आंध्र प्रदेश लिख दूं तो आप क्या जवाब देंगे, ये बता दीजिए। फटाफट से बताना है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करना है। आंध्र प्रदेश, अब क्या जवाब रहेगा आपका, फटाफट से आंसर कीजिए, क्या आंसर आप देना चाहेंगे। यहाँ पे 59% लोग कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, 59%। अगर आप अब से 2 महीने हैं, आज से एग्जैक्ट 2 महीने आप टिक के सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस भी देख लेते हैं तो आपको बेहद बेनिफिट हो जाएगा, इतनी बात पक्की है ना। और इस बात का मैं भी बिल्कुल आपसे एकदम खुला प्रॉमिस कर दे रही हूँ आज कि सैटरडे संडे छोड़ के मैं पूरी कोशिश करूंगी, कोशिश क्या करूंगी मतलब मैं रेगुलर आऊंगी, बात खत्म, है ना। चलिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, देखना एक बार, बहुत ही बढ़िया। जूही जो पेंडिंग है वो मिल जाएंगे जूही, अगर आप यही पूछ रहे हो तो। कोई और सवाल है तो बात अलग है। 59% लोग अभी भी सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम देखें पोचमपल्ली कहाँ है, तो पोचमपल्ली तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है, अगर मैं कहूँ तो। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें पोचमपल्ली जो है। और पोचमपल्ली की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, या वहाँ का वीविंग टाउन बोल देते हैं इसको, कि यहाँ पे बुनाई कढ़ाई बहुत होती है और अलग अलग धागों से सिल्क वगैरह बहुत सारी चीज़ों का यूज हुआ जाता है। जो यहाँ की फेमस कढ़ाई है वो इक्कत कहते हैं आई थिंक उसको, या इक्कत कहते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बात हो गई। पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जो अपडेटेड एनसीईआरटीज हैं उनमें शायद आज से अगर आप चले जाएंगे 5-6 साल पहले जो मेरे सेशंस होंगे, तो उस टाइम पे आपको ये एनसीईआरटी में भी आंध्र ही लिखा हुआ मिलेगा। बट आज के समय अगर आप देखेंगे, या आज से जो ज़्यादा पुरानी वीडियोज़ नहीं है लेट्स लर्न पे ही, वो देखेंगे तो उसमें आपको तेलंगाना मिल जाएगा। तो ये तेलंगाना में है
ठीक है ना, फिर अलग हो गया था ना ये। तो तेलंगाना के अंदर आएगा पोचमपल्ली, जहाँ ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। एक आपका चैप्टर है प्रॉपर एनसीईआरटी में कि ये मुक्तापुर गांव में रहने वाली एक बच्ची है वाणी, और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। यानी बहुत ही, जो अभी बात हुई कि ब्राइट जो थ्रेड हैं ब्राइट कलर के, वो इसमें पाए जाते हैं। और अम्मा अप्पा और परिवार के साथ लोग बुनाई का काम करते हैं। ठीक है ना, तो एक तो रंग बिरंगे धागे यानी कलर्ड जो आपके ब्राइट क्या कहेंगे थ्रेड्स हैं, लोग क्या करते हैं वीविंग का काम यानी बुनाई का काम करते हैं। बुनाई सुंदर होती है, अपने आप में यूनिक होती है। और ये जो गांव है वो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में आता है, कस्बे के पास है, जो ये मुक्तापुर विलेज की यहाँ बात हुई है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, तो इस बुनाई को भी, वीविंग का नाम भी क्या है, पोचमपल्ली ही है। ठीक है ना, जो ही करेंगे आपका डाउट सॉल्व, मैं एक बार टीम को बोलूंगी। इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं, और मतलब ये बुनाई वाला, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई कि हमें ये 2-3 बातें यहाँ याद रखनी है। और अगर हम देखें बुनाई का नाम भी यहाँ यही है, और अधिकतर घर में ये होता है। पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखे जाते हैं यहाँ पे, जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना। और आपको भी बच्चों को क्या करना है, पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय, ये पहले पूछा जा चुका है, पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई, कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना, जैसे कन्नौज क्या है, इत्र के लिए फेमस है ना, और इत्यादि पर चर्चा करवाई जाए, डिस्कशन कराया जाए। और इसको क्या कहते हैं, इंडिजीनियस मटेरियल या इंडिजीनियस इवन टीचिंग एड्स को भी बढ़ावा दिया जाए, यानी जिनको हम देशीय क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं या सामान कहते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो लोकली बनाया जाए, जो आसपास से बनाया जाए। ठीक है जी, ठीक है समरेश, धन्यवाद। क्लियर है बात। तो इंडिजीनियस मटेरियल का इस्तेमाल करें टीचर भी अपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स को और बेहतर करने के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर आपसे मैप पे पूछ लिया जाए, जो कि एक क्वेश्चन है भी आगे, तो आपको अगर तेलंगाना की बात करें तो नेबरिंग स्टेट अगर पूछ रहे तो आपको पता है यहाँ आंध्र प्रदेश है, इधर आपका ये उड़ीसा है, इधर कर्नाटका है, ऊपर महाराष्ट्र तेलंगाना है। ठीक, तो या इसी का जो नेबरिंग स्टेट है तेलंगाना का वो महाराष्ट्र है, नीचे तमिलनाडु। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होता ही है। चलिएगा, खैर अभी समझेंगे कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, देखना और फिर जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, ये आज तक का सबसे लेंदी पेपर मैं इसको कहूंगी, है ना, काफी लेंदी क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है, आपको 2 स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ना है, एक है स्टेटमेंट 1 और एक है स्टेटमेंट 2। तो अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होगी, पेपर में समय नष्ट होगा पेपर को पढ़ने में, क्योंकि लंबा पेपर बना रहे हैं, यानी लेंदी पेपर बना रहे हैं, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कहता है ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स, यानी 6 थीम में बांटा हुआ है, बात तो सही है। वाटर है, रिलेशनशिप्स, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। ट्रांसपोर्ट नाम का कोई भी टॉपिक नहीं है, रिलेशनशिप भी अपने आप में अलग नहीं है, ये सब टॉपिक कह लीजिए आप एक तरह से, फैमिली एंड फ्रेंड्स है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो 6 थीम्स में बांटा हुआ है, बात ठीक है, लेकिन ये 6 थीम्स के नाम सही नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलग से नहीं है, ये मैंने आपको अच्छे से याद कराया हुआ है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, सबसे पहले हम फूड से शुरू करते हैं, फूड, फैमिली या फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक, द थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू चिल्ड्रंस लाइफ, बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई है, ये बात एकदम सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये 6 थीम्स हैं, इनमें से 2 थीम तो बिल्कुल ही गलत हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और सेकंड जो है वो ट्रू है, तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट। एंड थर्ड क्यों कह रहे हो भाई, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, दोनों कथन कैसे सही है? ईवीएस के जो 6 थीम हैं उसमें वाटर है, आपसी संबंध नहीं है, फैमिली है, परिवार है, आपसी संबंध उसके अंदर सब थीम में आता है। भोजन है, हाँ भोजन है, यातायात, ट्रांसपोर्ट, चलो ट्रैवल को हम फिर भी मान लेंगे, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी हमने मान लिया। आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, यानी शेल्टर भी है, चलो। एंड हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स वर्क नहीं है, थिंग्स वी मेक एंड डू है, तो इसमें 2 तो गलत ही दी हुई है बिल्कुल। अगर हम ट्रांसपोर्ट को मान भी लें, जो कि ट्रैवल के नाम से है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के नाम से नहीं है, ठीक, ट्रैवल अलग चीज हो गई यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज राइट बट 2 इज नॉट राइट एट ऑल। अब आपको पता है 6 थीम्स हैं, थीम्स के बेसिस पे चैप्टर को डिवाइड मतलब सिलेबस को डिवाइड किया गया है, ना कि सिलेबस वाइज रट्टे लगवाए गए हैं, क्योंकि ये थीम्स क्या है, इंटीग्रेटेड मैनर में बच्चे को सिखाती हैं उसकी सराउंडिंग
एक साथ जुड़ी हुई है। जब वो पेड़ देखता है तो वो ये नहीं कहता ये ज्योग्राफी का पार्ट है, उसके लिए वो उसके एनवायरमेंट का पार्ट है। तो एक साथ जोड़ करके बच्चे के जीवन से सिखाने के लिए 6 थीम्स बनाई गई हैं। आप साथ में बोल सकते हैं, है ना। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ सब थीम्स आती हैं, यानी इसके अंडर भी कुछ थीम्स आती हैं। ये मेजर थीम है जो 6 थीम्स है। अगर इन 6 के अलावा कुछ दिख रहा है तो समझ जाइए वो मेजर थीम में नहीं आएगा, मेन थीम में नहीं आएगा। फूड, है ना भाई, फैमिली में रह के काम थोड़ी चलेगा, खाना भी चाहिए। अब फूड चाहिए तो फूड के बाद पानी भी पीना पड़ेगा, हालांकि पीना नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं लोग, बट हम तो मान लेते हैं भाई पानी भी तो चाहिए होगा। फूड, वाटर, शेल्टर, रहने को एक घर भी चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ट्रैवल, घूमने का भी मन करेगा, पेड़ थोड़ी है हम एक ही जगह पे टिके रहेंगे। कौन सी मूवी का डायलॉग है बता दीजिएगा। थिंग्स वी मेक एंड डू, के कुछ काम हिल्ला भी देखेंगे भाई, है ना। थिंग्स वी मेक एंड डू, मेक एंड डू यानी काम जो हम करते हैं। ये है मेजर 6 थीम्स, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, सिंपल 6 थीम्स हैं। इनके अलावा जो भी है वो सब थीम है, या कई बार ऐसे ही फालतू में दे देता है थीम। तो थिंग्स भी मेक एंड डू है, ये नहीं है कि थिंग्स जो भी इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पे कि हाउ थिंग्स वर्क, ये थोड़ी है कैसे काम करती हैं, जो हम चीजें बनाते हैं और करते हैं, यानी हमारा ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब फटाफट से दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी व्यापक मूल्यांकन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट, यानी सर्वांगीण रूप से, समग्र रूप से बच्चे को जांचना। आज ही कराया है ये सीसीई, हम डिस्कस कर रहे थे बैच में, अगर याद हो आपको तो। अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, आपको पूरी कहानी हमने बताई थी क्या कैसे चीजें रहती हैं इसमें, है ना। और हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे होलिस्टिकली हमें बच्चे का आकलन, 360 डिग्री असेसमेंट की बात आपकी एनईपी भी कह रही है, ठीक। तो ये सीसीई हर जगह पे मैं जब बताती हूँ आपको कि अगर 10 टॉपिक पढ़ने हो तो उसमें सीसीई बहुत जरूरी है, हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव, और 2 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इस पर भी मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं एक वीडियो बना दूंगी कि 2 महीने में एक अच्छा सा प्लान तैयार करके और अपनी तैयारी कर लीजिए, अगर अभी तक शुरू नहीं किया ठीक से तो, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव, 2 महीने बहुत होते हैं सीटेट के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस होलिस्टिक वे ऑफ इवैल्यूएटिंग अ स्टूडेंट, हर एक पक्ष में बच्चे को जांचना 360 डिग्री। द वेज इन विच एन ईवीएस टीचर कैन असेस हर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन ईवीएस आर, कैसे जांचे बच्चे को। रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, रेटिंग स्केल से कि बच्चे का डिसिप्लिन कितना है, वो एक्टिविटी कितने अच्छे से परफॉर्म करता है, आउट ऑफ 10 रेट कर दो। हाँ ये भी सही तरीका है। पोर्टफोलियो कह रहे हैं आप लोग, हाँ पोर्टफोलियो भी परफेक्ट तरीका है। बच्चे की अचीवमेंट, बच्चे की सारी एक्टिविटीज के लिए एक फाइल होगी जिसमें डेटा होगा। टीचर्स ऑब्जर्वेशन, टीचर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं डेली बेसिस पे कि बच्चा कोई एक्टिविटी करते हुए या दोस्तों के साथ कोई काम करते हुए कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है। हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम्स, ये भी क्या है, असेस करने के एक तरीके में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत अच्छा नहीं माना जाता इसको, लेकिन हाँ हम कहेंगे कि ठीक है इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ना भी करें तो, क्योंकि हमें एक ही तरीका चूज करना था और इस 4th को अगर हटा भी दे तो ऊपर के तीनों तरीके सही हैं। तो ये इसमें बोर्ड ने क्या किया है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, Z दे दिया, यानी जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे सब सही है ना। तो जो भी आपने चूज किए वो सब सही है, ठीक। सबसे बेस्ट हालांकि इसमें पोर्टफोलियो ही माना जाता है अगर कोई और ऑप्शन नहीं होता तो, ठीक है ना। कहना गलत होगा लेकिन क्योंकि अब कुछ चूज करना ही है तो उस केस में फिर पोर्टफोलियो के साथ चले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे सभी सही है, क्योंकि पता तो हमें लगेगा, हालांकि हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम से 360 डिग्री आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो गलत भी है तब भी वो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा भाई हमने 3 ऑप्शन दे दिया आपको और ये तीनों ही ठीक थे लगभग। या पोर्टफोलियो और ऑब्जर्वेशन से तो काफी पता लग ही जाता है होलिस्टिक एस्पेक्ट का, तो इसलिए इसमें सभी सही थे। ए और बी बेस्ट है। ए और बी मतलब रेटिंग स्केल से भी ज्यादा बेस्ट है टीचर की ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो, बी और सी एक तरह से। देखिएगा थर्ड ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं, एन ईवीएस टीचर टॉट अबाउट एनिमल्स टू हर स्टूडेंट्स, एक ईवीएस के टीचर ने एनिमल्स यानी पशुओं के बारे में, जानवरों के बारे में बच्चों को बताया। एंड आस्क देम टू डू द फॉलोइंग टास्क, उनको एक टास्क करने को दिया। पहला टास्क क्या है, राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम, जो भी आपके आसपास आपको जानवर दिखे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो, गाय हो, है ना, पिग्स हो या बकरी हो, भेड़ हो, कोई भी हो,
आपके आसपास जो भी एनिमल्स दिखे उनके नाम लिखने हैं, सिंपल बात। तो बच्चा तो एक्टिव रहेगा, हाँ रहेगा। ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स की एक्टिविटी, चाहे वो बिल्ली है, कुत्ता है, कोई और कछुआ पाल लिया है आपने या आसपास दिखता है, तो आप उनके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए। ये भी हमें सही लग रहा है, ये भी हमें सही लग रहा है, देखेंगे अभी। क्लासिफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, अब जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में बांट दो कि ये पालतू हैं, ये जंगली हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है। डिफाइन द टर्म एनिमल, यानी एक टर्म है एनिमल, उसको डिफाइन करो, डेफिनेशन लिखो कि जानवर को परिभाषित करो कि जानवर क्या होता है। बच्चा कौन सी क्लास का था हमें नहीं पता, बट प्राइमरी क्लास का ही है, ठीक है ना। तो डिफाइन करना है। अब पूछा क्या है हमसे, देखो ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज नॉट, जहां नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, यानी सिवाय लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो 3 इडियट्स में जैसे आमिर खान के कान जो है ऐसे थे, तो ऐसे कान खड़े कर लेने, आई मीन सतर्क हो जाना है और ध्यान से जवाब देना है, ठीक। तो विच ऑफ द अबव इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल एज पर द नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, जो नेचर है प्राथमिक स्तर पे ईवीएस का, जो प्रकृति है ईवीएस की, उसके अनुसार कौन सा गलत है। तो ये हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशंस पे फोकस करना, परिभाषाओं पे फोकस करना प्राइमरी लेवल पे एकदम गलत है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाते हैं, लेकिन ये डिफाइन करना, एनिमल की परिभाषा के रट्टे लगा के बताना, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो गलत क्या है, वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। सिर्फ नॉट पूछा था कि क्या सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही सही नहीं था, सिंपल बात। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सब तो सही ही थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो जाइलम है वो जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। फिर आता है स्टेटमेंट बी, फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये फूड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेकर के जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये दोनों सही है, क्या बी सही है, क्या है सही, दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये एकदम ऐसा, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं या जो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में शायद देखने को ना मिले। ये आपको फिर अलग से यूट्यूब की सहायता ले लीजिए, या कोई भी किसी बच्चे के आसपास की छोटे जो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे, तो उनके पास कई बार एनसीईआरटीज नहीं होती हैं इतनी छोटी क्लास में, तो उनकी किताबों में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो या तो इंटरनेट से प्लांट्स के टाइप, उनकी क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। ये आज आ गया क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये जाइलम पे दोबारा क्वेश्चन भी आए, ठीक है ना। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, उसको मान के चलना है, या तो अलग से पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा में, नहीं तो अपना अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 क्वेश्चन ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही आपको पता है कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो वो कई बार कॉमन सेंस बेस्ड हो जाता है, और नहीं तो आपको एक्स्ट्रा में वो लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज इसके लिए सिर्फ अलग से चैप्टर करना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीना, एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5, गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू विजिट नियर बाय एग्रीकल्चरल farms and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the type of crops they grow. They also have to collect photographs and prepare a report. What process skills and learning indicators are involved here? अब मतलब क्या कहा इन्होंने, एक 5वीं क्लास की शिक्षिका है, ठीक, नीना, वो क्या चाहती है, अपने बच्चों का एक ग्रुप बनवाए और उन्हें एक असाइनमेंट दे कि वो जो कृषि फार्म्स हैं, मान लीजिए खेतों में जाकर के किसानों से बातचीत करें और क्या पूछें उनसे, वो कौन से उपकरण यूज करते हैं, उनके द्वारा उगाई जाने वाली जो फसलें हैं जो किसान उगा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, कुछ फोटोज भी कलेक्ट करें, कुछ फोटोज लें उन फसलों की जो भी किसानों के खेतों में उगाई जा रही हैं। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस स्किल्स जो है इन्वॉल्व हैं। देखिए प्रोसेस स्किल्स कुछ 5-6 प्रोसेस स्किल्स हैं जो यूज होती हैं। प्रोसेस स्किल्स का मतलब है यहाँ थिंकिंग स्किल्स, है ना, जैसे ऑब्जर्व करना, ये भी क्या है, ये साइंस में या हम यहाँ पे ईवीएस में कहें तो त्रिलोक सिंह गांववासी क्या है, यूज होती हैं प्रोसेस स्किल्स, जैसे ऑब्जर्व करना, इन्फर करना यानी अनुमान लगाना, एक निष्कर्ष पे पहुंच पाना, ठीक है ना, प्रिडिक्ट करना जिसको हम अनुमान कह देते हैं, ठीक। या फिर अगर हम देखें इस तरह की कई सारी हाइपोथेसाइज करना, क्वेश्चन करना, चीजों को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करना, ये सब प्रोसेस स्किल्स कही जाती हैं जिनमें भी बच्चे को थिंकिंग प्रोसेस उसकी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस स्किल यूज हुई है फार्मर्स से ये पूछने में कि वो क्या उगा रहे हैं, उनका फोटो लेने में, ये आपको पूछना है, फटाफट से बताइए।
देखना, हाँ कल बताऊंगी भाई। हाइपोथेसाइजिंग, इन्फरिंग एक्सप्रेशन, यानी परिकल्पना करना। अब यहाँ पे कुछ भी परिकल्पना नहीं करना है, यानी कुछ भी ऐसा जो प्रूव नहीं हुआ है बट आपको इमेजिन करना है, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं किसान वो क्लियर है। प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, क्या प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ यहाँ है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट खुद से थोड़े ना वो धान बो रहे हैं खेत में जाकर के। ऑब्जर्विंग तो चलो समझ में आता है, क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे तभी तो पता लगेगा किसानों से कौन सी फसल है, कैसे उगा रहे हैं, है ना। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हें एक रिपोर्ट बनानी है तो उनको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। इन्फरिंग होता है निष्कर्ष निकालना या परिणाम निकालना कि आपको फाइनली ये मिलके गांव में इतने लोगों से और ये समझ आया और ऐसे ऐसे ये फसलें उगती हैं। ये भी बात सही लग रही है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन सही नहीं होगा, सेंसिटिविटी ठीक था, क्वेश्चनिंग ठीक था, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहा है बच्चा, वहां जाके खुद से थोड़ी ना फसल उगा के देख रहा है। तो यहाँ पे अभिव्यक्त कर रहा है, वो परिणाम निकालने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसका कंक्लूजन रहा जब वो गांव गया तो, और क्या कर रहा है, एक चीज क्वेश्चन करेगा जरूर रिपोर्ट बनाने के लिए, एक्सप्रेस भी करेगा खुद को लिखने में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10। अब देख रहे हो आप, नॉर्मल क्वेश्चन को इतना लेंदी बना दिया गया है कि आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। आप जल्दीबाजी में जवाब देंगे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जल्दी कैसे कर पाएंगे, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की होगी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली ईवीएस हो गया या मैथ्स पेडागोजी हो गया, जो आप ये मान लीजिए कि 100-150 क्वेश्चन को आपने बार बार रिवाइज कर लिया तो उससे ज्यादा बेहतर कि मतलब आपने अगर 1000 क्वेश्चन किए और वो बस जल्दीबाजी में कर लिए सही और गलत के नाम पे, और आपने 100 क्वेश्चन किए और प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू समझ करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके प्रॉपर एनालाइज करके समझा और सॉल्व किया, तो वो 100 क्वेश्चन ज्यादा बेहतर साबित होंगे कई बार, क्योंकि टॉपिक्स लिमिटेड हैं। ठीक है जूही, कल हम बात करेंगे इस पे, टेंशन ना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। थीम्स, ईवीएस की थीम्स, जो 6 थीम्स हैं अभी हमने बात की थी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं, घर वालों को बता सकते हैं, मम्मी के कान में जाके बोलिए जल्दी से, अगर वो किचन में खाना भी बना रही हो तो, कि मम्मी ईवीएस में यानी पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5 के लेवल पे ईवीएस होती है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में एनसीईआरटी की किताब नहीं होती है। आप लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की सहायता से ईवीएस पढ़ते हैं, ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। ठीक, कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती, अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में या एक बुक नहीं होती उसकी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो है प्राइमरी लेवल पे बुक होती है, जिसमें 6 थीम्स के बेसिस पे 6 थीम्स हैं जिनके आधार पर पढ़ाया जाता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार, जो कि मम्मी जी आप हैं, जो आप खाना बना रही हैं, या हम आपके साथ खाना बना रहे हैं, या पापा जी खाना बना रहे हैं साथ में, है ना भाई। हम जेंडर बायस क्यों रहे हैं, ये क्यों कहेंगे सिर्फ मम्मी खाना बना रही होंगी, क्या पता पिताजी भी खाना बनवा रहे हो साथ में, ठीक है ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, अपने भाई बहन को कहिए जाके कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जो तुम हो। और दूसरा क्या हुआ, फूड, यानी खाना भी खाएंगे हम। फिर क्या होगा, वाटर, पानी भी चाहिए। फिर क्या होगा, शेल्टर, रहने को भी छत चाहिए। फिर क्या होगा, ट्रैवल भी करेंगे, घूमने को भी चाहिए। और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो भाई जिसको जैसा सही लगे, कुछ लोग नानी के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग सिंगापुर जाते हैं, कुछ लोग कहीं और जाते हैं। तो हम तो वही लोग हैं जो नानी के यहाँ जाया करते थे, अब तो कहीं नहीं जाते हैं, खैर मतलब जाते हैं बट बहुत कम। तो ये हुई कहानी। और छठा क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी ऑक्यूपेशन। ठीक, तो ये 6 थीम्स हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स ठीक है, ट्रैवल ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कोई थीम नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक, थिंग्स वी मेक एंड डू ठीक है, ट्रैवल ठीक है, शेल्टर ठीक है, वेदर नाम की कोई थीम नहीं है, वाटर है, ट्रैवल है, फूड है, मटेरियल कुछ नहीं है, शेल्टर है, तो ये गड़बड़ हो गई। बस यही सही है कि जो 6 थीम्स हैं उसमें से 3 थीम यहाँ पे दी हुई है, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड ऑप्शन सही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, फटाफट से जवाब देंगे। डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब ब्लड टेस्ट, जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लड टेस्ट कराने को कहते हैं फॉर पेशेंट्स टू कंफर्म मलेरिया, कि जिन पेशेंट्स को, जिन रोगियों को मलेरिया होता है उनके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट इज डन टू, क्यों किया जाता है ब्लड टेस्ट मलेरिया में। मलेरिया पे आपके पास एक क्या है, चैप्टर है प्रॉपर। ठीक है जूही, कराएंगे आपका सॉल्यूशन, डोंट वरी। अब पढ़ ले थोड़ा सा, है ना। मेरी ऑलरेडी बहुत एनर्जी लग रही है, आपको पता है, बैच में भी आज मैं सेम बात कर रही थी, है ना, कि एनर्जी सही जगह लग जाए। मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी नॉर्मल से, जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आप भी एफर्ट करके पढ़ लीजिए, डिस्ट्रैक्शन मत क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने को कहते हैं। खून की जांच से होगा क्या, क्या पता लगेगा, चेक फॉर एग्स ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज इन ब्लड, यानी फीमेल एनोफिलस से मलेरिया होता है तो वो फीमेल एनोफिलस के एग्स मिलेंगे ब्लड के अंदर। एग्स सीधा मतलब डंक मार के जो मच्छर है सीधा एग्स आपके अंदर डाल देगा, ये थोड़ा खतरनाक नहीं हो गया, है ना। चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड,
चेक फॉर हीमोग्लोबिन इन ब्लड, चेक आयरन इन ब्लड। आयरन चेक करते हैं आप एनीमिया के लिए, या हीमोग्लोबिन जो है, ये दोनों ही, एनीमिया पे भी बात हुई है कि खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी एंड ऑल, तो ये तो एनीमिया से रिलेटेड है लास्ट के दोनों, ये तो मलेरिया से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना बात। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो दोनों हट ही जाते हैं ऑप्शन से। अब या तो मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगेगा या फिर उपस्थित जीवाणुओं का। तो अंडों का पता लगना थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनने में भी कि डायरेक्ट जो है एग्स ट्रांसफर हो गए, एक फीमेल एनोफिलिस ने, यानी मच्छर ने काटा, मच्छर के अंडे चले गए आपके हाथ के अंदर या बॉडी के अंदर। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, वास्तविक नहीं लग रहा है। पोल गलत दे रहे हैं भैया, नींद में होंगे शायद, या हो सकता है आपके इंटरनेट में दिक्कत हो, आगे पीछे जा रहा हो। चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, ये बात एकदम सही है कि ब्लड में जो जीवाणु हैं उनका पता लगेगा कि वो कौन से जीवाणु हैं, वो मच्छर के लार्वे से बने हैं, है ना, जो फीमेल एनोफिलस है, या फिर कुछ और है। तो अगर वो जीवाणु या माइक्रोब्स पाए जाएंगे जो कि मलेरिया को दर्शाते हैं या फीमेल एनोफिलस से आए हैं, तो हम मान लेंगे कि भैया आपको मलेरिया है, और ऐसा नहीं है कि आप एग्स चेक कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और मलेरिया जो है मच्छर से होता है, पहले लोगों को लगता था खराब पानी से होता है शायद, बट एक डॉक्टर थे, उनका नाम रोनाल्ड रॉस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना भाई, है ना, या फिर रोनाल्ड रॉस ही था आई थिंक, और मार्टिन एक पेशेंट था और समथिंग, एक बार आप चेक करना, है ना, नहीं तो हम किसी और क्लास में भी डिस्कस करेंगे। याद आ रहा है किसी को? अगर हम बात करें यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे शौर्य को, धन्यवाद शशांक, इधर आ जाओ। मेडिसिन फॉर मलेरिया, इसके बाद हम केक कट करेंगे, इधर आ जाओ। मलेरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिनकोना बार्क, सिनकोना ट्री का जो है, या तो हम इसकी टैबलेट्स दे सकते हैं व्यक्ति को, या फिर हम क्या दे सकते हैं, मेडिसिन बनती है सिनकोना बार्क से। पेपर में पूछ सकता है सिनकोना ट्री के बार्क से, यानी जो उसका बार्क को क्या कहते हैं, छाल कह लीजिए। तो सिनकोना ट्री के छाल से या जो भी बार्क है उसकी, उससे पीस करके या तो मेडिसिन बनाई जाएगी या उससे टैबलेट्स बनाई जाएंगी, जिससे ट्रीट किया जाएगा मलेरिया के पेशेंट को, ठीक है ना। और बार्क लिखा भी हुआ, बार्क पाउडर, या फिर स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट, ओके, छान लो इसको। और आजकल टैबलेट्स भी आती हैं, सिंपल बात है, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी, छाल, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया भाई। रोनाल्ड रॉस नहीं किया था ना, ये रोनाल्ड रॉस थे, मार्टिन पे किया था, किसी और पे किया था, वो मार्टिन वाली कहानी आई थिंक अलग है, बट रोनाल्ड रॉस ने ये पाया कि मलेरिया जो है अभिगुण मच्छर से होता है, ना कि, ठीक है जी। तो और मच्छर जमा हो जाते हैं जब ऐसे शांत जगह, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं पेपर में कि कौन सी चीज बीमारियां हैं जो बुखार से, कौन सा बुखार है या बीमारी है जो मच्छर के काटने से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस शुड रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 ऑफ लिंकिंग स्टूडेंट्स लाइफ एट स्कूल टू देयर लाइफ आउटसाइड, यानी बच्चों के स्कूल के जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ दीजिए, ऐसी सिफारिश जो है कौन करता है, एनसीएफ 2005 करता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो गाइडलाइंस देता है टीचर्स को भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं या जो भी करिकुलम डिजाइन करने वाले लोग हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, सीआरटीज हैं, कि बच्चों के हित में ये चीजें होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जीवन जो है क्लासरूम में जो बच्चा सीखता है वो बाहर की दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, उसकी रियल लाइफ से, उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट कर दीजिए। इसका उदाहरण कौन सा है? टेक्स्ट बुक्स सपोर्ट स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज, यानी पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करेंगी, यदि तो वो पाठ्य पुस्तकें एनसीएफ के आधार पर बनी हुई हैं, क्योंकि वो जीवन से कनेक्ट कर रही हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, फिर भी बाकी ऑप्शन तो चेक करने पड़ेंगे, हमें चाहिए बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। टीचर्स नीड टू यूज टेक्स्ट बुक्स एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, टीचर्स को आवश्यकता है कि वो टेक्स्ट बुक को एक कई सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स की तरह माने, जो हम हमेशा डिस्कस भी करते हैं। हाँ, बात तो सही है, ये भी पॉजिटिव ही है जवाब, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चाहिए। थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू मेमोराइज फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब ये मेमोराइज अपने आप में ही नेगेटिव हो जाता है कि स्टूडेंट्स को महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेना चाहिए। याद करना पड़ रहा है, यानी आप बच्चे को एक्टिव नहीं रख रहे हैं, उसको रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ। टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ये मानना एकदम गलत है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है और सर्वोसर्वा है, ऑलमाइटी है, ठीक है ना, ये कहना गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमें दोनों सही लग रहे हैं। देखते हैं, टीचर्स नीड टू यूज टेक्स्ट बुक्स एज वन ऑफ द टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। पूछा क्या था कि कैसे हम स्कूल के जीवन को, क्लासरूम के जीवन को बाहर से जोड़ें,
उसके रियल जीवन से जोड़ें। तो बेटर है कि टेक्स्ट बुक सपोर्ट करें स्टूडेंट्स को टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज बुक्स में भी गिवन है, जो हमने अभी सिंकोना बार की, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स आपकी ईवीएस की किताब में गिवन है, वो सब रियल लाइफ से जोड़ते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ पे आधारित हैं। तो टेक्स्ट बुक एक वन ऑफ द रिसोर्स है, इस बात में कोई गुनाह नहीं है, ये बात एकदम सही है। लेकिन बेहतर ये होगा कि ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो क्या करें, उसको बच्चे को कंस्ट्रक्ट करने का मौका दें, बाहर की दुनिया से जोड़ें, ऐसी कहानियां अलग अलग लोगों की लाएं जो बच्चे के जीवन से जुड़ सके। तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर है सेकंड के मुकाबले, ऐसा नहीं है कि सेकंड गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घाडीसर लेक इज नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़िएगा, नॉट ट्रू। घाडीसर लेक के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, ये मत सोचिए कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी से आ रहे हैं। फटाफट से जवाब दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। एनसीईआरटी के लिए कहाँ क्लास की हो आप? यहीं लेट्स लर्न पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज समरी कराई हुई है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कराई हुई है। मैं प्लेलिस्ट एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी कल शेयर कर दूंगी अगर आपको नहीं मिल रही है जो बेस्ट प्लेलिस्ट होगी, क्योंकि आज से नहीं पिछले 8 साल हो जाएंगे इस साल, और मैं यूट्यूब पे लगातार डिस्कशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ नाम के लिए, प्रॉपर डिस्कशन हम लोगों ने किया सालों साल, है ना। अब तो बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं खैर, तो वो आपको मिल जाएगा प्रीवियस, क्योंकि अब एक बहुत बार ये भी होता है कि इतनी चीज़ें इतनी बार मैं करा चुकी हूँ तो वो बार बार रिपीट जस्ट कराते रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है अब 1 to 1 भी नहीं हो सकता ना, इतने सारे लोग होते हैं, तो कई बार उसमें भी फिर मतलब कुछ खास बेनिफिट उस तरह से नहीं हो पाता, तो इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट घाडीसर लेक, इट वॉज कनेक्टेड विद 9 लेक्स। हाँ भाई 9 लेक्स से कनेक्टेड थी घाडीसर, एक से दूसरा, यानी एक लेक से बाकी के 9 लेक्स भी भर जाएंगे, ये बात हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। इट इज इन यूज टिल टुडे, ये कहना गलत हो जाएगा कि ये तालाब जो है आज भी प्रयोग में है, नहीं, एक टाइम पे प्रयोग में लाया जाता था, आज नहीं आता है। किंग घड़ासी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड, ठीक है। इट वॉज बिल्ट अराउंड 650 ईयर्स अगो, 650 साल पहले बनाया गया था, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे ये पढ़ा फिर, लेकिन ये आज भी यूज होती है, ये कहना गलत है, और जो गलत था वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सीमा की बात हो रही है। सीमा एन ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज्ड अ फील्ड ट्रिप टू जू फॉर हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रिप टू दी जू, यानी कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चिड़ियाघर ले जाने का या बच्चे को एक फील्ड ट्रिप पे ले जाने का। फील्ड ट्रिप मतलब फील्ड में कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे अक्षरधाम ले जाते हैं, ताजमहल ले जा सकते हैं, किसी और जगह पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है वहां ले जा सकते हैं, या जू ले जा सकते हैं जिससे बच्चे को एक एक्सपीरियंस मिले देखने का, या अलग अलग रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसको मिले, जानवरों के बारे में सिर्फ पढ़े ना, उसको देखने को भी मिले, ठीक। तो कौन सा एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस फील्ड ट्रिप का ताकि उसको रियल अनुभव मिल सके। रिकॉल नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द जू, यानी एनिमल्स का नाम याद रख पाना। देखो रिकॉल करना कोई बहुत जरूरी काम नहीं है कि बच्चे को याद हो जाए, वो तो वो आप वैसे भी उसको फ्लैश कार्ड दिखा दिखा के, जो होते हैं ना छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, बुक्स आती हैं बहुत सारी कलरफुल, वैसे भी याद हो जाएंगे उसको घर बैठे बैठे भी। उसके लिए रिकॉल करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो जू में जाए और एक बार वो नया जानवर देख भी ले तो उसको याद ही रह जाए, कोई जरूरी नहीं है, फिर भी चलो देखेंगे। फिर आता है टू रिलेट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी जानवरों से संबंधित अवधारणाओं से जोड़ पाए बच्चा। हाँ ठीक बात है, जो कॉन्सेप्ट उसका एनिमल को लेके बनाए, जब वो देखेगा तो उसको पता लगेगा कि हाँ भाई हाथी ऐसी ही आवाज निकालता है या शेर ऐसे ही दहाड़ता है, मैं गया था वहां पे या गई थी वहां पे, तो वो रिलेट कर पाएगा, पॉजिटिव है। टू प्रमोट प्रोसेस स्किल्स, यानी थिंकिंग स्किल्स जो है उसकी, साइंस वाली स्किल्स, चाहे वो ऑब्जर्व करने की हो यानी देखने की हो, वहां जाके इन्फर करने की हो, निष्कर्ष निकालने की हो, प्रिडिक्ट करने की हो, एक्सप्रेशन की हो, बातचीत करेगा क्योंकि आकर के, ये सारी स्किल्स यूज हो पाएंगी, ये भी सही है। फिर क्या है, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एट दी जू, यानी बच्चे ने वहां क्या सीखा, इसको भी आप आकलन कर सकते हैं, वहीं के वहीं उससे कुछ पूछ सकते हैं या आकर के पूछ सकते हैं। तो क्या हमारे पास चारों ऑप्शन का ऑप्शन है? नहीं, चारों का नहीं है। रिकॉल भी अगर हम कहें कि भाई चलो नेगेटिव नहीं है, हालांकि ये नेगेटिव हो जाता है, तो हम BC-D के साथ ही जाएंगे क्योंकि ए का कोई खास वैल्यू यहाँ पे है नहीं, रिकॉल कराने के 1700 तरीके थे, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन 4 हो गया यहाँ सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं, रवि टुक सम वाटर इन अ ग्लास, रवि ने कुछ पानी लिया एक ग्लास के अंदर, ही पुट्स अ लेमन इन इट, ये क्लासिक क्वेश्चन है, जन्म जन्मांतर से आता रहा है सीटेट के EVS में अलग अलग सालों से, मतलब कुछ भी नहीं तो 3-4 बार तो ये आ ही गया, और 3 बार तो मिनिमम है, मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ 3 बार भी नहीं, इससे ज्यादा ही आया है, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो इतने सारे सेट्स थे उसमें पता नहीं कितनी बार आ गया होगा, है ना।
3 तो मिनिमम है जो ऑफलाइन में ही आ गया 3 बार, तो ये ठीक है ना। ऑनलाइन को अगर साइड भी कर दें तो ऑनलाइन में भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछा जाता है, बस कभी रवि कर देगा, कभी रवीना कर देगा, कभी कुछ कर देगा, यही क्वेश्चन रहता है घूम फिर के। क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए डेंसिटी के बारे में आपकी नॉलेज। डेंसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, कुछ तो कहते ही होंगे, घनत्व, ठीक है। रवि टुक, तो डेंसिटी को हम कह देंगे घनत्व। अगर हम बात करें, रवि टुक सम वाटर इन अ ग्लास, रवि ने एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें लेमन यानी नींबू डाला, नींबू निचोड़ा, नींबू पानी बन गया, पी गया रवि और फिर सो गया। देन ही, मतलब ऐसा नहीं किया, देन ही कीप्स एडिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट इनटू द वाटर। नींबू डाला और सॉल्ट डालते गए डालते गए डालते गए, है ना, रवि को क्योंकि क्वेश्चन बनाना था, ठीक। तो देन ही कीप्स एडिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा नमक डाला वाटर के अंदर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम, हाफ स्पून डाल दिया यानी आधी चम्मच डाला। आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस दैट, क्या नोटिस किया रवि ने कुछ देर बाद, लेमन जो कि उसने डाला था उस पानी के अंदर, स्प्लिट्स इन वाटर, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, यानी नींबू एक ग्लास के अंदर 2 टुकड़ों में टूट गया। वो मूवी देखी थी राज, पहले आती थी ना बचपन में, बहुत डरावनी मूवी मानी जाती थी उस समय की, है ना, और बहुत तगड़े गाने थे उसके, आज तक कानों में गूंजते हैं, है ना, नॉस्टैल्जिया होता है सुन करके, इस कदर आप फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या तो था, है ना। तो लेमन स्प्लिट्स, तो वहां पे नींबू जो है वो लाल पीला गुलाबी वो सब हो जाता था। तो वैसा ही लग रहा है मुझे पढ़ के कि लेमन जो है वो स्प्लिट हो गया वाटर में, है ना, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। अब तो जरूर साया है किसी का, ये बकवास में नहीं पढ़ना है ना, ये सीधा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। आशुतोष राणा एग्जैक्टली, है ना। और ऐसे डर डर के बचपन में देखते थे, थोड़ा रजाई रख लो, जब थोड़ा मुश्किल सा सीन आए फिर बताओ, हम तो देखो कितनी डर वाली मूवीज देख लेते हैं। और आज मेरे को कोई दिखाए मैं चाह के भी ना देखूं, मतलब मेरे को इतना क्रैप लगता है, मतलब सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ऐसा नहीं है, देख भी सकते हो, बट वो स्त्री टाइप की मूवी देख सकते हो जिसमें एटलीस्ट कॉमेडी ही हो, नहीं तो वो बिना मतलब डराने का माहौल बना के रखते हैं जबरदस्ती, इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं। तो मैं वो जो डर वाली मूवीज होती हैं, एनाबेल देखी थी मैंने एक बार, मेरे को याद है, और मैं कॉन्शियसली नहीं देखती हूँ, मतलब मेरे को कोई किक ही नहीं मिलती उसमें। तो स्त्री के अपने आप में सटायर है, तो वो सोशल प्रॉब्लम्स भी दिखाई हुई हैं उसमें, मजा आता है देखने में। अदरवाइज ज्यादातर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज्यादातर जो डर वाली फियर वाली जो मूवीज होती हैं, हॉरर मूवीज जिनको हम कहते हैं, वो एकदम सेंसलेस, लॉजिक तो पता नहीं कहाँ खिड़की से बाहर फेंक दिया होता है उन्होंने, है ना। तो वैसा सा हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ हुआ है कि जल में जो नींबू है 2 भागों में टूट गया, क्योंकि ये एक हॉरर मूवी थी और ये चल रही थी, है ना। पहले सबको शौक होता है, मेरा भाई है उसको शौक है अभी, तो कॉलेज में हमें याद है एक मूवी आई थी 3 AM, हम गए थे देखने, अब बहुत खतरनाक लग रही थी, हालांकि वो थी नहीं उतनी, लेमन स्प्लिट्स इन वाटर, बट मूवी थिएटर में तो लगती भी है, ठीक। चलो हमने दुनिया भर की बातें, मेरी भड़ास निकल गई। लेमन स्प्लिट्स इन वाटर, भैया नहीं होगा, नींबू जल में 2 भागों में नहीं टूटेगा, मूवी नहीं चल रही है, ठीक, जीवन है। लेमन रिमेन्स मिडवे इन ग्लास ऑफ वाटर, नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, मतलब बीच में अटक गया कहीं जाकर के। हमें भी बहुत पसंद है हॉरर, हाँ अंजलि, मतलब कुछ लोगों को होती है, वो बचपन में आप बीती आता था, मैंने इतना देख लिया ना बचपन में। तो जो मेरी मामी जी हैं, मतलब मैं तो मम्मी बोलती हूँ, इतने सालों से हम साथ थे, तो वहाँ मैं बचपन में उनके साथ देखती थी, उनको शौक था, मैं भी देखती थी आराम से। और वो जो उसकी टोन थी, जिनको पता है उनको पता है, बस ये नॉस्टैल्जिक चीज़ें हैं आज की डेट में, ये इतना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो बिल्कुल जेन ज़ी टाइप के लर्नर्स हैं हमारे, नए नए, जो अभी एडमिशन लिया होगा जिन्होंने, है ना। वो आप बीती आता था तो वो खतरनाक होता था, मतलब उसका टोन आज भी मेरे को याद है, वो अंदर से डर लग जाए आपको, ठीक है ना। खैर क्या ही कर सकते हैं अब, वो समय था जब आप वो डीडी नेशनल वेशनल पे देखते थे चीज़ें, और ऐसे वो एंटीना घुमा घुमा के जो है चलता था। केबल तो गांव में बहुत दिन बाद आया था। कोई कह रहा है आप सीडीपी टीचर हो इसलिए मैम, हाँ मतलब अब सेंस नहीं बनाती। हाँ मैम मैंने भी देखा था, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ फिर। लेमन रिमेन्स मिडवे इन ग्लास ऑफ वाटर, बीच में अटक जाएगा कहीं, ये फिर से राज मूवी जैसी बात कर रहा है। लेमन सिंक्स इन वाटर, डूब जाएगा, या फिर लेमन फ्लोट्स इन वाटर। तो साइंस के हिसाब से यही बात सही है कि नींबू जल में तैरने लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा पढ़ना हो तो आप आशु सर के पास चले जाइए, अच्छा पढ़ा देंगे आपको, है ना। तो लेमन फ्लोट्स इन वाटर क्या है, तैरने लग जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ डेंसिटी, जो घनत्व है वो बढ़ गया है, किसकी वजह से, वो जो नमक डाला गया था पानी के अंदर उसकी वजह से। वो जो डेड सी का कॉन्सेप्ट है ना, एक क्वेश्चन आता है कि आपके एनसीईआरटी में भी है कि डेड सी है, एक मृत सागर बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें लोग डूबते नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से चीजें डूब नहीं पाती पानी के अंदर, सिंपल बात है। बहुत बढ़िया। तो अगली बार अगर मम्मी कहें कि बेटा चुल्लू भर पानी ले आओ,
तो उसमें नमक डाल देना और फिर कहना मम्मी कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे हैं इसके अंदर क्योंकि डेंसिटी बढ़ चुकी है। समझ रहे हो ना बात को? तो यार साइलेंट कर लो उसे। तो ये एक बात हुई, और आज के लिए अब इतना ही मजाक करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं साइदा। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही पानी में हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जा रही है, और जब उसका घनत्व बढ़ जा रहा है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आप उसको साइंस की भाषा में कहेंगे, वो क्लोज आते जा रहे हैं, तो क्या होगा, पानी में डूबेंगी नहीं चीजें। और इसी से निकल के आता है एक कॉन्सेप्ट डेड सी का, जो आपके मृत सागर जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसमें भी जो व्यक्ति है, अगर आप जाएंगे तो आप तैर सकते हैं उसके ऊपर। इसमें क्या होगा, आप डूबेंगे नहीं, फ्लोट कर जाएंगे। फ्लोट किस लिए कर जाएंगे, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। मुझे ऐसा ही याद आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली जब हमने एनसीईआरटी की समरी की थी। ईवीएस पढ़ने में बहुत मजा आता है। कोई कह रहा है आप गुरुजी आपको भी डर लगता है क्या भूत से? यार डर नहीं, अब तो मुझे इरिटेशन होती है, मतलब मैं इरिटेट होने लगती हूँ कि क्या मतलब कहना क्या चाहते हो। और क्वेश्चन नंबर 16, मतलब बचपन में तो लगता ही था यार, और अभी भी थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा। अगर इतना माहौल बना दोगे, बैठा दोगे सिनेमा में, आवाजें अलग अलग तरह की, पूरा माहौल बनाओगे, है ना, और उस दिन किस मूड में है इंसान। लेकिन हाँ, लिटरली डर नहीं लगता है। देखना एक बार। बहुत बढ़िया सईदा, आप जवाब दे दीजिए। अब इधर उधर की बातें नहीं करनी है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक होता है मृत सागर में। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा सही डेटा था। 300 ग्राम होता है, या एग्जैक्ट क्या था तो वो मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। उसको आप एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेंगे। इतना काम आप खुद से करेंगे आज, नहीं तो किसी और क्वेश्चन में आगे आएगा, किसी और सेशन में, तब हम डिस्कस करेंगे, है ना। अगर हम देखें, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब्स वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म पे पूरी एक कहानी है, एनसीईआरटी में एक कॉलम दिया हुआ है। एंड हर एक्सपीरियंस इन द नेवी एज अ डॉक्टर। वहीदा प्रिज्म एक महिला है जो नेवी में एक डॉक्टर रही, और वो हैं मतलब अभी भी। व्हाट आर दी, बट डॉक्टर रही मतलब रिटायर हो गई होंगी ना अब तो। व्हाट आर दी रीजंस फॉर इंक्लूडिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को इंक्लूड क्यों किया गया है कि वहीदा प्रिज्म नेवी में, नौसेना में एक डॉक्टर रही, इसके बारे में बताइए क्या विचार होगा। हर एक्सपीरियंस चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जो उनका अनुभव है वो लैंगिक रूढ़िवादियों के खिलाफ जाता है, उनको चैलेंज करती है उनकी स्टोरी। अगर कोई ये कहे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, या वो तो साइंस में कमजोर होती हैं, मैथ्स में कमजोर होती हैं, तो आप सिंपली कहेंगे कि वहीदा प्रिज्म तो इतने साल पहले क्या कर रही थी, नेवी में सर्व कर रही थी एज अ डॉक्टर। जैसे इसको आप प्लीज पॉलिटिक्स से या किसी पार्टी से मत जोड़िएगा, बट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और मैंने ये कहते हुए सुना है अपने आसपास के लोगों को। एक दिन किसी महिला को कोई कुछ कह रहा था, और मतलब नॉर्मली ही, और वो पहली बार शायद एक छोटे शहर से बाहर निकली थी, और मेरी एक फ्रेंड की मदर थी, और उनको किसी ने कहा कि भाई तुम्हें डर तो नहीं लगेगा, ये प्लेटफॉर्म चेंज कर लोगे, ट्रेन वाला। मैं कॉलेज में थी, मुझे याद है, तो मैं उससे मिलने गई थी, यहीं दिल्ली वो लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि यार कि मतलब इंदिरा गांधी ने तो देश चला दिया था, आपको क्या लग रहा है हम प्लेटफॉर्म नहीं चेंज कर पाएंगे? तो ये क्या हुआ, ये जो स्टोरी है कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनकी जो उस तरह की इमेज है, एक फीमेल, एक लेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो शायद अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया या नहीं हुई है वहां पे उस तरह से चीजें, वो क्या दर्शाती है कि हम कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं इन स्टोरीज के माध्यम से, है ना। कि हमारे पास कल्पना चावला का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, या हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे वहीदा प्रिज्म की, या हम कर्नम मल्लेश्वरी की बात कर रहे हैं, तो विमेन को या महिलाओं को ऐसे रोल में हम डाल करके दिखा रहे हैं जो कन्वेंशनल नहीं है, जो पारंपरिक नहीं है, जो स्टीरियोटाइप को प्रमोट नहीं करते हैं कि घर में खाना बनाएगी महिला सिर्फ, है ना। वो इतने सारे रोल्स में अलग अलग चीजें कर सकती हैं। वो एस्ट्रोनॉट भी हो सकती हैं, वो वेट लिफ्टर भी हो सकती हैं, वो बॉक्सर भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, कौन सी मूवी थी यार, वो आई भी थी, और इधर नॉर्थ ईस्ट से है ना वो बॉक्सर, है राहुल, नाम बताओ। अरे प्रियंका चोपड़ा ने एक्ट किया था, मेरे को याद है, मैं कॉलेज में शायद देखने भी गई थी वो मूवी। हाँ, बशेंद्री पाल इसमें एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा पर्वतारोही रही है। ऐसी एनसीईआरटी में बहुत सारी कहानियां। मैरी कॉम एग्जैक्टली, मीराबाई चानू इसमें एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबने लिख दिया है मैरी कॉम। चलिए, तो अगर हम बात करें तो ये सब चीजें क्या है, महिलाओं को ऐसे रोल में देखना क्या कर पाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर पाता है कि बाकी महिलाओं को जिनको मौका नहीं मिल रहा है, या किसी वजह से कम आंका जा रहा है, स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, वो भी बाहर निकल करके आ सके। हर स्टोरी गिव्स अ पीप इनटू दी लाइफ ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर इन दी आर्म्ड फोर्सेस। तो उनकी कहानी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में या सशस्त्र बलों में
एक चिकित्सा अधिकारी का जीवन कैसा होता है ये भी बताती है, बिल्कुल सही बात है। अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिज्म रिफ्लेक्ट 7 कलर्स, अब ये वो फालतू बात हो गई कि जो साइंस में नहीं होता वो प्रिज्म से रिफ्लेक्ट करती हैं 7 कलर्स जो है उसमें निकल करके आते हैं, तो प्रिज्म भाई उनका सरनेम है, इससे साइंस के किसी कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये बेकार की बात है, आपको भटकाया जा रहा है ना, और हमें परेशान किया गया है, वो मीम है ना बिहार के सोनू का, अंडरस्टैंडिंग द, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर एंड हर वेज ऑफ टैकलिंग देम, यानी उनको किन किन समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने टैकल किया, तो ए बी और डी सही है, सी गलत है यहाँ पे। तो ए बी डी का कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको दुनिया के किसी कोने में? ए बी सी बी डी ए, यस, सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन को थोड़ा घुमा के दिया गया है बट सही है उत्तर। चलिए खैर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड, फूड के बारे में पढ़ा रहे हैं, कौन सी रणनीति है जो पूछताछ को या इंक्वायरी को बढ़ावा देगी? पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, तो इससे क्या होगा, वो पूछताछ करेंगे क्योंकि उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स का फेवरेट खाना पता लगाना है, बात तो ठीक है, इसमें बच्चा इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा घर पे जाके, ठीक है। शोइंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स यूज्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो उपयोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उनके चित्र और उनको प्रिजर्व करके अगर रखा गया है केमिकल के थ्रू या जैसे भी, तो उसको दिखाना, बट इससे इंक्वायरी प्रमोट नहीं हो रही है, पूछताछ प्रमोट नहीं हो रही है, क्वेश्चन आंसर प्रमोट नहीं हो रहा है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, तो कलेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा इंक्वायरी नहीं है, उतना एक्टिव बच्चा नहीं है जितना एक्टिव यहाँ है जब वो डायरेक्टली फैमिली मेंबर से पूछेगा, सिंपल बात। डिमॉन्स्ट्रेटिंग फायरलेस कुकिंग ऑफ सैंडविचेस, शिकंजी, लेमन वाटर एटसेट्रा, तो इससे भी जो फूड है ये मतलब लिमिटेड चीजें हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसको क्वेश्चनिंग की स्किल यानी इंक्वायरी, जब वो पूछे जाकर के पूछताछ करे, उस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा जब मिलेगा जब वो अपनी दादी से, दादा से, नानी से, नाना से, जो भी घर में या आसपास पड़ोसी भी हैं अगर, उनसे उनका फेवरेट खाना पूछेगा और वो कैसे बनाया जाता है एंड ऑल, तो वो बातचीत करेगा, सबसे ज्यादा एक्टिव फर्स्ट ऑप्शन में होगा बजाय कि किसी फोटो दिखाने के। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और बताइएगा क्या जवाब सही होगा। स्टेटमेंट ए कहता है बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम, तो बोरा राइस कहाँ पे होते हैं, असम में होते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, पहले भी पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट बी क्या है, पैडी ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो जो धान की खेती होती है या जो पैडी क्रॉप है जिसको पानी ज्यादा चाहिए, वो एक तो चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल में होती है और प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है, ये हम सबको पता ही है कि जो धान है या फिर गन्ना है इन सारी फसलों को पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो ये भी ठीक है। और बोरा राइस जो है असम में मिलती है, ये जो राइस की एक कॉमन वेराइटी है, तो दोनों ही बातें सही हैं, हमें कोई दिक्कत कहीं भी नहीं लग रही है, ए एंड बी आर ट्रू, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। 76% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, अगेन मुश्किल, मतलब बड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुश्किल तो क्या कहें, रहा बचा ये जो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है ये सर में दर्द कर देता है आपके। एलेक्स एंड ईवीएस टीचर, एलेक्स है एक ईवीएस टीचर, कक्षा 3 के ईवीएस टीचर हैं, वाइल इंट्रोड्यूसिंग द थीम वर्क वी डू हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स टू कट कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट, यानी एक चटाई बनाने में अलग अलग स्ट्रिप्स जो अलग अलग पट्टियां काटी हैं बच्चे की, उसको वीव करके बुनाई करके और एक चटाई बनाने की कोशिश कर रहा है बच्चा। द एजेस आर ग्लूड टुगेदर टू मेक अ ब्यूटीफुल मैट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स शुड एलेक्स हेल्प हिज स्टूडेंट्स फोकस, कौन से उद्देश्य हैं जो चटाई बनाते हुए बच्चे सीख पा रहे हैं यहाँ पे। लर्निंग अबाउट कलर्स, पैटर्न्स एंड डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस, एक एस्थेटिक सेंस, एक सौंदर्यात्मक समझ कि वो तरीके से उसको अटैच कर पा रहे हैं या ग्लू कर पा रहे हैं प्रॉपर ताकि वो नीट लगे, या फिर अगर हम बात करें अलग अलग कलर की पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अट्रैक्टिव कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात तो सही है, पॉजिटिव है ये बात, बच्चे सीखेंगे, एस्थेटिक सेंस डेवलप होगा। एस्थेटिक सेंस क्या है, हमारा ब्यूटी को लेके, नेचर को लेके अप्रिशिएट करने की जो हमारे अंदर की क्षमता है उसका विकसित होना, है ना। कई लोग होते हैं वो उनका एस्थेटिक सेंस इतना खतरनाक होता है कि वो कुछ भी ऐसा चूज कर लेते हैं, कई लोगों को रणवीर सिंह याद आ रहे होंगे इसमें, बट उनकी कहानी अलग है, उनको रहने देते हैं, है ना, कि वो कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो उनको लग रहा है ये सबसे ज्यादा एस्थेटिक सेंस उनका एकदम टॉप पे उन्होंने यूज किया है, बट वो बाकी लोगों को विचित्र लग सकते हैं, तो वो एस्थेटिक सेंस बच्चे का विकसित होगा एक तो। दूसरा, रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय वीवर्स,
तो ये एक्टिविटी बच्चों को पता लगेगा कि कैसे वीवर्स जो है बुनकर हैं वो कैसे किसी चीज की बुनाई करके इतनी मेहनत से वो बनाते होंगे, क्या प्रोसेस रहती होगी। तो ये बात भी सही है। एक ऑक्यूपेशन के बारे में पता लगेगा कि कैसे कोई काम होता है, इसी थीम के अंदर ये था भी। मेमोराइजिंग द स्टेप्स ऑफ मेकिंग मैट, यानी स्टेप्स को मेमोराइज करना, याद करना, तो वो तो वैसे भी आप रट्टे लगवा लेते हैं, लेकिन जब वो करके सीखेगा तो अपने आप ही याद रहेगा, मेमोराइज कराने की जरूरत क्या है। तो मेमोराइज, रिकॉल, ये नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। चूजिंग पेपर्स ऑफ अट्रैक्टिव कलर्स एंड लर्निंग कटिंग ऑफ स्ट्रिप्स परफेक्टली, ये बात भी सही है। आकर्षक रंगों के पेपर को चुनना और स्ट्रिप को प्रॉपर तरीके से कट करना, उसमें भी उसकी स्किल डेवलप होगी। तो सी को हटा दें तो बाकी सब सही है। ए बी डी नाम का कोई ऑप्शन हो तो आप थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जो कि 78% लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। बताइएगा एक बार। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अक्सा पढ़ाते हैं, AXA, ठीक है जी। आपसे पढ़ के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत मूवी देख ली है प्रियंका, पढ़ लीजिए, पेपर में क्या आएगा, सवाल आएगा, रोने मत लग जाइएगा वहाँ, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल ब्रूनी, अल ब्रूनी पे भी पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया, NCERT में गिवन है, इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है अल्ब्रूनी के बारे में। चूज द करेक्ट आंसर। अल्ब्रूनी के बारे में क्या सही नहीं है, सिंपल बात। ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट पॉन्ड्स इन इंडिया, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर क्या आया था, मूंगफली छीलने थोड़ी ना आए थे अल्ब्रूनी जो है उज्बेकिस्तान से, वो यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, तालाब के बारे में, कि कितनी एडवांस टेक्निक या किस तरह से लोग यहाँ पे बनाते थे तालाब वगैरह को, या आर्किटेक्चर हमारा कैसा था। जो जितने भी तालाब थे या घाटीसर वगैरह की भी हम बात करें तो इन पे उन्होंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मूंगफली थोड़ी छील रहे थे यहाँ के, इसलिए थोड़ी ना हम आज भी उनको पढ़ रहे हैं। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्यों हम पढ़ रहे होते। तो ये गलत है बात, लेकिन फिर भी हमें बाकी के 3 ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, क्या पता कोई इससे भी गलत मिल जाए। He has praised the making of ponds in India, हाँ उन्होंने प्रेज किया, प्रशंसा की कि भाई भारत में तो तालाब की टेक्निक क्या है, बहुत ही बढ़िया है ना। द प्लेस दैट अल ब्रूनी केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, हाँ उज्बेकिस्तान कहते हैं आज हम। मोर देन 1000 years ago he came to India, बिल्कुल सही बात है। तो पहली ही बात गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। अगर हम अल ब्रूनी की बात करें तो ये एक स्टैंप है जो कब से मिलती है हमें, देखो लिखा हुआ है इसमें, दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1973 में जब ये स्टैम्प, जो स्टैम्प आप देख रहे हैं ये आई सामने, ये स्टैम्प बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो 1000 years आफ्टर हिज बर्थ, उनके जन्म के 1000 साल बाद बाहर आई है। और उन्होंने कैसे क्या किया कि पीपल जो इंडिया में है वेरी स्किल्ड है एट मेकिंग पॉन्ड्स, माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज, जिसको हम रेज्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो खूब सारी तारीफ यहाँ के आर्किटेक्चर की इन्होंने की थी अल ब्रूनी ने। सिंपल बात, फर्स्ट पे देखिएगा और समझते हैं। और अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 21 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट, जोहड़ कह लीजिए इसको, पोखर कह लीजिए, इसके बारे में कौन सी एक बात सही है। जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, फटाफट से बताइए। जोहड़ के बारे में कौन सा एक कथन सही है। देखना एक बार, हाँ प्लेलिस्ट में यूट्यूब वाला शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, देखना एक बार NCERT का ना। जोहड़ के बारे में क्या बात सही है, इट पंप्स ग्राउंड वाटर इनटू नियर बाय वेल्स, यानी आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। स्टोर्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, या फिर इट फिल्टर्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। सिंपल है, ये जो पोखर हो गया, जोहड़ हो गया जिसको हम कहते थे पुराने समय में, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है कि जब वर्षा होगी तो पूरे गांव या आसपास के उस माहौल, मोहल्ले के लिए, मोहल्ला के लिए, खैर गांव या जो भी समुदाय है आसपास का, वो उस पानी को यूज कर पाएंगे, उसको एक जगह पे स्टोर कर लिया जाएगा, रेन वाटर को, जो बारिश का पानी है, और उसी को जोहड़ या फिर हम पोखर कह रहे हैं, इस तरह का कुछ दिखता था, है ना। तो ये कम्युनिटी बेस्ड वाटर कंजर्वेशन था। अब एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है आज के जो मैंने आपको पहले बताया, एक क्वेश्चन और वो जाइलम वाला, और एक ये
जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स कह लीजिए, जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस कह देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट जिनको पता है उनको पता है, या फिर इसमें आप वही कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा में फिर आप पढ़ के जाएं थोड़ा सा साइंस वाली जो किताबें भी हैं, क्योंकि फिक्स इसमें कुछ नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम पर ml एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 ml, तो हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, कितनी है डेंसिटी, 12 ग्राम पर ml की, ठीक है। वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम है 3 ml का। हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, मास वो और कुछ नहीं है, तो हमें फॉर्मूला पता होगा या नहीं पता होगा, है ना, सिंपल है। मतलब जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको याद होगा, मुझे भी ये देखना ही पड़ा था अभी, क्योंकि इतना ज़माना हो गया और अलग से साइंस पढ़ी नहीं थी। तो मास का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन का रिस्क रहेगा, या तो आप दुनिया भर का सब कुछ पढ़ जाएं, या एक दो क्वेश्चन को थोड़ा कॉमन सेंस से यूज़ करें, या फिर मतलब वही अक्कड़ बक्कड़ भी करना पड़ सकता है इसमें। अब ये मतलब बहुत अच्छा तरीका नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करती कि अक्कड़ बक्कड़ करें, बट क्या ही करेंगे फिर अगर एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे आपको तो, क्योंकि ये जरूरी नहीं ना कि रिपीट ही हो क्वेश्चंस। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। असर्शन क्या है, कथन क्या है भाई, वी कैन कुक फूड इजीली एट सी लेवल एज कंपेयर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, यानी हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। यानी आप गोवा गए हैं तो वहां आसानी से आप खाना पका लेंगे, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड की बात करूं मैं, लद्दाख अगर आप गए हुए हैं तो उसके मुकाबले आप गोवा में आसानी से खाना पका लेंगे। यानी सी लेवल पे अगर हम रहते हैं, यार मतलब नॉर्मली भी अगर हम, जरूरी नहीं है हम इसमें यही लाएं, लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड मतलब जहां पे भी आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं कंट्री, मतलब और ऊपर जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड जहां ज्यादा है। तो ये बात सही है कि गलत है, ये बात सही है। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, यानी जैसे ही हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, आप कहाँ गए, आप गए मनाली, या फिर आप गए लद्दाख, या फिर आप गए जम्मू एंड कश्मीर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, जो हम कहते हैं भाई कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस और कुछ तो होता था, है ना। तो अगर हम बात करें तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे। यानी दिल्ली में जिस मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है, तो हो सकता है कि वहां और कम पे भी उबल जाए, मतलब जो डिक्रीज हो जाएगा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, अगर हम लद्दाख चले जाएं, क्योंकि वहां ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो मुश्किल हो जाएगी खाना पकाने में। तो ये इन्होंने उल्टा कह दिया, जबकि हायर ऑल्टीट्यूड पे डिक्रीज होगा जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो आर इज रॉन्ग, ए इज राइट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज दी, बस आपने तो रट्टे लगा रखे कि ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, जवाब यही देते हो चाहे क्वेश्चन कोई हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड वॉचर्स दैट देयर इज अ पेक्यूलियर species of birds, the male bird make their own nests and the female bird looks at all the nests and selects the one she likes the best and decides in which nest to lay her eggs. The name of the bird is. पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति होती है, जिस प्रजाति में जो नर पक्षी है अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उन्हें घोंसला, उसमें जाकर के अंडे देती है। बताइए, अब इसके बारे में बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, ये वीवर बर्ड है ना, ये वहां आप देख भी सकते हैं, ये क्या है, वीवर बर्ड है। तो टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी कई बार पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है। ये कहता है असर्शन और रीजन। क्या है असर्शन? द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज अ मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंटेड एज अ सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक बात है भाई, सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स में प्लांट्स एनिमल्स आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू द थीम्स। कि भाई जो ह्यूमन बींग्स और उनसे जुड़े हुए जो अन्य जीव हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स हों, चाहे वो आपके एनिमल्स हों, ये सब इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक है ना? कोई कह रहा आजकल ये काम लड़की के पापा करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर उधर की बातें करा लो बस आप लोगों से, सब तो नहीं। खैर, तो ए इज ट्रू, आर बी ट्रू, दोनों ही ठीक है, स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी ठीक है। तो बोथ द असर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। हाँ ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो बेसिक सा ही जवाब था कि भाई सब इंटरडिपेंडेंट हैं थीम्स, और इसके अंदर ये थीम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखना। स्टूडेंट्स कंडक्ट अ सर्वे। स्टूडेंट्स ने एक सर्वे किया
पूछा 4 लोगों से जाकर के उनके घर पे एंड नेबरहुड के आसपास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन ईच फैमिली। कि मान लीजिए वो अपने आस पड़ोस में गए या स्कूल के आसपास गए सर्वे करने, जैसे जनगणना होती है मान लीजिए, तो सर्वे में मतलब आप पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे कि भैया आपके घर में मेंबर्स कितने हैं, आपके घर में कितने बाल्टी पानी यूज होता है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना एसी, वॉटेवर। तो इस तरह का एक सर्वे किया जिसमें पानी की मात्रा कितनी यूज हो रही है, कितने मेंबर्स हैं किसी घर में, ये पता किया किसने, बच्चों ने जाकर के सर्वे के अंदर। व्हाट स्किल्स एंड प्रोसेसेस आर डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी। एक तो देखो भाई क्वेश्चनिंग की स्किल आएगी बच्चे में 100%, बिना क्वेश्चनिंग के कैसे सर्वे करोगे, तो जहां क्वेश्चनिंग नहीं है उसको तो हटा दो। क्वेश्चनिंग और क्या होगा भाई, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट थोड़ी खुद से थोड़ी पानी बना रहे हैं, वो जमीन से खोद रहे हैं जाकर के, नहीं, वो तो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है उनका, है ना, इन्फर कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं फिर कि कहाँ पे कितना पानी यूज हो रहा है किस एरिया में, या जनरली एक परिवार में कितना पानी यूज हो जाता है जब एक मेंबर इतना करता है। तो ये हुआ आपका 4th ऑप्शन जो कि बाकियों से सेंसिबल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपका हर बार आता रहा है कि कोई एक स्टेट दे देंगे और पूछेंगे इसका नेबरिंग स्टेट बता दो, इसके आसपास का स्टेट हमें फटाफट से बताओ। तो द टेरिटोरियल स्टेट ऑफ हरियाणा आर, तो स्टेट्स आपको बताने टेरिटोरियल यानी हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य जो सीमा शेयर करते हैं। अगेन वो सचिन सीमा वाली सीमा नहीं, बहुत चल गया था इंटरनेट पे, है ना, सीमा सुन के हमें वही याद आता है। हम बात कर रहे हैं टेरिटरी की, या फिर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, जो बॉर्डर्स हैं एक तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, जो टेरिटरी है बेसिकली उसकी बात चल रही है यहाँ पे, है ना, बॉर्डर भी क्या कहें। तो बताना एक बार फटाफट से। हरियाणा की बात हो रही है, तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब बिहार, या फिर बिहार पंजाब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हरियाणा कहीं भी फैल जाएगा, है, मध्य प्रदेश बिहार, है, देखना एक बार ये अगेन, तो हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन जो है सही है कि जो हरियाणा के क्या कहें इसको, नेबरिंग स्टेट्स हैं। अब हरियाणा आप देख लो, आपको दिख जाएगा ये रहा मैप में, यहाँ थोड़ा और इसको जूम कर देते हैं, फिर आप कहोगे हमें ठीक से नहीं दिखाया था, हमारी क्या गलती है, आपने गलत दिखाया था। देखना हरियाणा यहाँ है, बिल्कुल बगल में क्या है, अगर हम देखें यहाँ मतलब जो नेबरिंग स्टेट है एकदम वो है राजस्थान, ठीक। फिर क्या आता है आपका इधर, अगर हम देखें तो उत्तराखंड है, हाँ ठीक, नहीं उत्तराखंड नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश है ना, क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड तो बाद में आएगा, तो उत्तर प्रदेश हो गया। फिर और क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें तो आपका पंजाब है, ठीक है, यही हमसे पूछा था सिंपल, राजस्थान उत्तर प्रदेश और पंजाब, यही जवाब हमने अभी दिया है, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 2 सवाल और हैं, फिर आप अपने घर और हम अपने, हालांकि हम अपने अपने घर ही हैं, बट मुझे लिटरली अपने घर जाना है, शौर्य का बर्थडे है, हम पार्टी करेंगे। हालांकि मुझे नींद आ रही है, मैं रात को 12:30 बजे से उठी हुई हूँ और अभी क्या है 9 बज चुके हैं। देखना एक बार फटाफट से, देखना एक बार, कोल्ड का मैम 11 नंबर का जवाब गलत है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि उसका आंसर खून में मच्छर का अंडा ही होगा। चेक कर लेंगे चैम्प, अभी चेक कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, चेक कर लेंगे। वैसे जो आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो है ऑफिशियल आंसर्स हैं, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, मतलब अगर उसको लेकर के डाउट है तो मैं एक बार वैसे भी चेक कर लूंगी उसको प्रॉपर एनसीईआरटी के थ्रू। अगर हम देखें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी हाइव्स, तो जो नेक्स्ट ईवीएस का सेशन होगा या कल जो भी सेशन होगा तो मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन उठा के एक बार डिस्कस कर लूंगी। अभी ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा मतलब थका हुआ है ब्रेन, तो मैं नहीं चाहती कि हम उस पर अटक करके डिस्कशन करते रहें। मधुमक्खियों की छतों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है जी, कर लेंगे। हनी बीज लिव इन बी हाइव्स, एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग्स, ये बात सही है, एक क्वीन बी होती है और बाकी वर्कर बीज होती हैं, और एक मधुमक्खी के छत्ते में, और एक क्वीन बी जो होती है ये एग्स ले करती है, अंडे देती है, बात ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल बीज इन दी हाइव विच हैव स्पेशल रोल्स एज वर्कर्स। देखिए मेल बीज जो है बहुत ज्यादा नर मधुमक्खी नहीं होती है इस मधुमक्खी के छत्ते में, और नर मधुमक्खियों का एज अ वर्कर भी कोई खास रोल होता नहीं है, इन्होंने कहा स्पेशल होगा, तो ये गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज who work all the day in making the hive and also looking after the baby bees। चलो भैया ठीक है, आर वर्कर बीज, फीमेल बीज जो है मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज क्यों भाई, ये मेल वाले भी तो होंगे वर्कर बी,
द वर्कर बीज फ्लाई अराउंड लीची फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर फॉर हनी। बात तो सही है, ए और डी का कोई ऑप्शन है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द फीमेल की मेल जो जितनी भी है वो भी तो वर्कर बी का ही काम कर रही है ना। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर, फटाफट से जवाब देना। क्या पूछा है, एक क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू थिंक एंड आंसर व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। यानी हम सर्दियों में ऊनी कपड़ों में सहज या आराम हमें क्यों महसूस होता है, ऊनी कपड़ों में सर्दी नहीं लगती ना, क्यों होता है ऐसा, क्यों, वाई, बताइएगा फटाफट से बताओ। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये बच्चा अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है लेकिन वो कुछ इमेजिन करके बता देगा, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, या एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो ये विश्लेषणात्मक प्रश्न कहलाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो फैक्चुअल क्वेश्चन हम बड़े लोग इस तरह से बात करते हैं, है ना, बच्चे को हम ये नहीं कहते कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो पता है या तो नहीं है। ये तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएगा ना वो, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया, एनालाइज करेगा कि गर्मी में क्या होता है, भाई गर्मी ज्यादा होती है यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं आप हल्के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में क्या होगा, टेम्परेचर कम है तो आप मोटे कपड़े पहनते हैं या ऊनी कपड़े पहनते हैं जो आपको गर्म फील कराते हैं। तो इसमें एनालिसिस किया है उसने, सर्दी और गर्मी के बीच में विश्लेषण किया है, तोड़ के देखा है, समझा है, तो इसमें बाकी कुछ और बनता ही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है, फिर आप मजे कीजिएगा। कल मिलेंगे 7 बजे शाम को, शार्प 7 o'clock कल हम मिल जाएंगे, है ना। आज की तरह लेट नहीं करेंगे और टाइम जो है बिल्कुल 7 बजे फिक्स करने की कोशिश है ना, क्योंकि वो 9 बजे वाला टाइम मुझे भी थोड़ा फ्री चाहिए यार। आजकल रूटीन सुधारने पे कोशिश है मेरी, क्योंकि हेल्थ की बैंड बज गई है अब, रातों को जाग जाग के। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, कथन ए और कथन बी को पढ़िए और सही समझिए। ए है अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी 4700 वर्ष पूर्व जो सिंधु नदी थी और सिंधु नदी तथा इसकी जो सहायक नदियां थी उनके किनारे आरंभिक नगर फले और फूले। बात ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, अबाउट 1500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कह रहे गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कुछ 2500 साल पुरानी बात है। ये भी एकदम आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको ईवीएस में डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये हुई एक बात। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस कितने ठीक हुए